नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी हिंदी के जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। वीडियो और एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपके क्वेश्चन जो है हिंदी के 50 पूछे जाएंगे। और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ, वहाँ पे भी 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। इसके अलावा एजीटीए के आपने देखा होगा, पिछले साल भी जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के। इन सभी भर्तियों में जो है हिंदी का अहम रोल रहता है। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अच्छे से आपने तैयारी कर ली तो 50 में लगभग 45 प्लस नंबर जो है आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, और ये आपके सिलेक्शन में जो है काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो चलिए हम लोग आज से समान हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डेली बेसिस पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, उनको सॉल्व करते रहेंगे। ये आप लोगों को बता दें तो कनिष्ठ सहायक 2020 में जो भर्ती का विज्ञापन निकला, एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहे। और जो भी नए चैनल हैं, जो भी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहेंगे, तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दिया जाता है। जो भी अपडेट होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल हिंदी समान हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कनिष्ठ सहायक 2020 में लिया गया है, एग्ज़ाम हुआ था, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निशाकर, वनचर, तमचोर या डी है निशाचर। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, निशाचर। निशाचर जो है रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अन्य विकल्पों का अर्थ अगर हम देखें तो वनचर जो है वन में रहने वाले यानी जंगल में रहने वाले पशु हो गए, वन्य पशु हो गए या जंगली मनुष्य हो गए, इन सभी को जो है वनचर कहा जाता है। निशा करने वाला निशाकर होता है, जो निशा अर्थात निशा करने वाला चंद्रमा जो है उसे निशाकर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य न हो क्या कहा जाएगा? अखाद्य कहा जाएगा, पथ्य कहा जाएगा, पाच्य कहा जाएगा या अलव्य कहा जाएगा? तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, अखाद्य कहा जाएगा। जो खाने योग्य नहीं होता है उसे अखाद्य कहते हैं। और अगर पथ्य की बात की जाए, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो या जो रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन होता है उसे पथ्य कहा जाता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन क्या कहलाएगा? पथ्य कहलाएगा। इसके अलावा अपाच्य जो होता है वो जो पच न सके यानी जो पकाया न जा सके या जो पच न सके उसे क्या कहेंगे? अपाच्य कहेंगे। और अलभ्य यानी दुर्लभ, जो भी चीज़ें दुर्लभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? अलभ्य भी कहा जा सकता है। जो न मिलता हो वो भी आपका अलव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो खाने योग्य नहीं है वो अखाद्य हो जाएगा। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जिसके पास घर न हो क्या कहा जाएगा? गृही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन, सॉरी। तो यहाँ पे अगर बात करें जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहा जाएगा। अनिकेत में निकेत में से होता है घर, और अनिकेत यहाँ पे लग गया है, तो यहाँ जिसके पास घर नहीं होता है उसको अनिकेत कहा जाता है। गृही यानी गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं उन्हें गृही कहा जाता है, घर पे रहने वाले को। अभिषेक जो होता है यानी जल छिड़कना हो गया, या आप देखे होंगे सिंहासन आरोहण अनुष्ठान जो होता है राजा का, उसमें जल को छिड़का जाता है, अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक आपने सुना होगा। तो इस तरीके से जो अभिषेक किया जाता है जल के माध्यम से छिड़क कर, उसे अभिषेक कहते हैं। अकिंचन यानी बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जिसके पास घर ना हो उसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिकेत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, किनमें में से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो यहाँ पे इनमें में से गुस्से का समानार्थी आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब जो होता है वो होता है अवनत यानी ह्रास। तो अवनति हो गया या उतार जो है ह्रास हो गया, ये सभी जो है अपकर्ष के अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे गुस्से का समानार्थी पूछा गया था, तो गुस्से का समानार्थी जो है वो तो सभी हैं, लेकिन क्रोध हो गया, अमर्ष हो गया, रोष हो गया, लेकिन अपकर्ष जो है वो इनका समानार्थी नहीं है। अपकर्ष का मतलब होता है अवनत। ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें में से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। मद का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिथिल, गर्व, मध्य, नशा। तो मद का समानार्थी शब्द अगर बात की जाए तो शिथिल, यानी शिथिल का मतलब होता है सुस्ती, आलस, आलस या सुस्ती। तो मद का समानार्थी शब्द जो है वो शिथिल नहीं है। बाकी गर्व हो गया, मध्य हो गया, नशा, ये सभी जो है वो मद का समानार्थी शब्द हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, शिथिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या डी है उभयलिंग। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट जुड़ जाता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे घबराहट हो गया, सकपकाहट हो गया, बौखलाहट हो गया, या चिकनाहट हो गया, या चिल्लाहट हो गया। इन सभी में हट आपने देखा होगा लास्ट में लगा हुआ है। ये सभी जो होते हैं भाववाचक शब्द हैं और इनके अंत में हट लगा हुआ है, तो ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग जो होते हैं वो शब्द की जात को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का नर है या मादा है बोध होता है उसे ही लिंग कहा जाता है व्याकरण की दृष्टिकोण से। और अगर हम बात करें हिंदी में लिंग की जो है वो कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 टाइप के होते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा। यानी काला जो है वो विशेषण शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। अगर इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें क्या जोड़ना होगा, इसमें में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है काले, दूसरा है काला, तीसरा है कालो और चौथा है काली। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, काली माता से ही आप अंदाज़ा लगा के इसको टिक कर सकते थे। तो पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला जो विशेषण है वो हो जाएगा काली। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो होगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कव्वाली में जो है स्त्रीलिंग है। राइट आंसर जो है बी वाला हो जाएगा, जो कि फारसी शब्द का भाषा है। फारसी भाषा के कुछ शब्द जो अफसोस हो गए, कबूतर हो गया, आबरू हो गया, आतिशबाजी हो गया, ये सभी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। विदेशज भाषा हो गया या फारसी भाषा हो गया, इन सभी से संबंधित जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहता है क्वेश्चन। तो आतिशबाजी हो गया, आमदनी हो गया, आवारा हो गया, कुश्ती, कबूतर, गवाह, लगाम, ये सभी जो है आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। और कव्वाली भी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और फारसी का यहाँ पे लिंग पूछा गया है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञा के जिस रूप से स्थित का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं, और सी है अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, डी है अंत स्वर के साथ आय लगा देते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में जो हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अंत स्वर के साथ जो है ए लगा दिया जाता है। जैसे गाय जो है वो स्त्रीलिंग है और इसको एक लिंग सॉरी, गाय स्त्रीलिंग की एक वचन है, लेकिन इसे बहुवचन बनाने के लिए गायें हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। बहुवचन बनाने के लिए गायें हो गई, आपके बातें हो गई, बहनें हो गई, रातें हो गई, सड़कें हो गई, आदतें हो गई, इस तरीके से जो है हम बहुवचन के रूप में बना के लिखते हैं। आदतें हो गई, सड़कें हो गई, तो इस तरीके से ए लगा दिया जाता है अंत्य स्वर के साथ, तो बहुवचन बनाने के लिए। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है 10 में वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, डी है उसके अंत में गल लगा देते हैं। तो राइट आंसर अगर यहाँ हम बात करें, उर्दू शब्द जो है सौदा है और इसको बहुवचन के रूप में अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सौदा ही रहेगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता बहुवचन के रूप में। अगर हम यहीं गल लगा देंगे, सौदागर नया शब्द बन जाएगा जिसको व्यापारिक कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में वो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, हम हैं, हम दोनों हैं, हम सब हैं, हम लोग हैं। तो राइट आंसर, अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर हम बात करें तो हिंदी में मैं का बहुवचन जो है वो हम हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सब, हम दोनों, हम लोग, लोग, यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन ये व्याकरण की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, हम दोनों, हम सब, हम लोग, ये सभी जो हैं व्याकरण दृष्टिकोण से सही नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो 12 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, हम हो जाएंगे। हिंदी में मैं का बहुवचन हम है। वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संख्या से मतलब कि कितने संख्या में हैं, कितने लोग हैं, व्यक्ति की संख्या के रूप में जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के बारे में, उसे हम वचन कहते हैं। वचन शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होगा। वचन जो है वो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में अगर बात की जाए वचन की संख्या कितने भेद होते हैं, तो एक वचन और बहुवचन, दो तरीके के वचन होते हैं। अन्य विकल्प हम दोनों, हम सब, हम लोग, ये पुनरुक्त दोष हैं इसमें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हिंदी में मैं का बहुवचन जो है वो हम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अशुद्ध है, उसको आपको पहचान करना है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। बी है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। सी है कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। और डी है बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है। तो राइट आंसर अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाएगा तो व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, ये नहीं होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 में बी वाला ऑप्शन। यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है वो पहचान करना था, तो ये बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो अशुद्ध है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चरण कमल बंधो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा, यहाँ पे इस काव्य पंक्ति में अगर हम बात करें रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप जो है किया जा रहा है। उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना जो है आवश्यक होता है। उपमेय का उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्ण। तो यहाँ पे इन तीनों का चरण कमल बंदो हरिराई में जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे उपमेय में जब उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ, हीरो से, इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन जो है इस तरीके से दिए हुए हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर जो हो जाएगा, बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ, हीरो से, इन काव्य पंक्ति में अतिशयोक्त अलंकार जो है वो है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा को जो है वो उल्लंघन हो जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। उपयुक्त उदाहरण में मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चंद्रसा मुख का काली जंजीरों से केस और मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का बोध जो है वो किया जा रहा है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में डी वाला ऑप्शन जो है अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी ली जा रही है कि तत्पुरुष समास आप कैसे पहचानेंगे। तो जिस में यहाँ पे पहला अगर हम देखें तो पूर्व पद प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव होता है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास जिसमें दोनों पद समान होते हैं, द्वंद्व हो जाता है। और इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, वो अव्ययी समास कहलाता है। लेकिन तत्पुरुष के बारे में पूछा गया तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया कि उत्तर पद, इसमें जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। यहीं पे अगर दोनों पद के अलावा तीसरा पद कोई प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके समास से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, उनसे संबंधित जानकारी, फैक्ट, कौन सा पद प्रधान होता है किस समास के अंतर्गत। तो पूर्व पद जो होगा वो अव्ययी भाव समास में होगा, जिस में पूर्व पद संख्यावाची होगा, जैसे नौकरा हो गया,
तो इन सभी में जो है आपका द्विग समास हो जाएगा, जो इसमें दोनों बराबर पद समान रूप से बराबर होंगे, जैसे राजा रानी, राजा और रानी। तो इस तरीके से ये द्वंद्व समास हो जाता है। द्विग समास में जो है संख्यावाची और उत्तर पद जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, और कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 में सी वाला ऑप्शन जो है वो तत्पुरुष समास से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। अभी हमने आपको ऊपर बताया बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 में ए वाला ऑप्शन बहुव्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ हो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे जो बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल देखें, पीताम्बर, पीत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे पीला वस्त्र कौन धारण करता है? कृष्ण धारण करते हैं, पीताम्बर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुव्रीहि समास हो गया। कर्णधारय जो है महाकवि, महान है जो कवि अर्थात महाकवि। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक जो है लुप्त हो जाता है। राजकुमार यानी राजा का कुमार, गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी, इस तरीके से जो है इनके बीच हो जाता है। द्वंद्व जो है रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें अगर द्वंद्व समास के भेद हो जाएंगे, भाई और बहन, राजा और रानी, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और बीच का कारक जो है वो गुम रहता है। जैसे गगन चुम्बी हो गया, गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी कहलाता है। राजकुमार, राजा का पुत्र, कुमार जो है उसे राजकुमार कहा जाता है। कर्मधारय जो है उसमें प्रथम पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष होता है। विशेषण यानी और विशेष, ये दो चीज़ें जो है आपको कर्मधारय समास के अंतर्गत दिखाई देंगे। जैसे महाकवि हो गया, महान है जो कवि अर्थात महाकवि। बहुव्रीहि समास, पूर्व पद और उत्तर पद गौड़, तीसरा पद प्रधान होता है, पीताम्बर, पीत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरीके से जो है ये सभी समास के बारे में जानकारियाँ हैं, आप लोगों को इनको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनुरूप में कौन सा समास होता है? अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे अगर आप इसको संधि करेंगे तो अनुधनुरूप, अनुरूप, तो यहाँ पे अनु जो है वो उपसर्ग है। जो भी अव्ययी भाव जो होता है पहचान करने का, अव्ययी भाव में पहला पद जो है उपसर्ग होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। इसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है। तो इस तरीके से अनुरूप में जो समास की बात की जाए तो वो अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। इस तरीके से जो भी यथाशीघ्र हो गया, यथा व्यवस्था, इस तरीके से जो भी शब्द उपसर्ग के रूप में पहले जुड़ते हैं शब्द के आके, वहाँ पे अव्ययी भाव समास आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि यथोचित का संधि विच्छेद कीजिए, यथा धन उचित। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में यथोचित का सही संधि विच्छेद जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यथा धन उचित। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 19 में सी वाला ऑप्शन राइट है। इसमें गुण संधि है। अगर यहाँ पे संधि विच्छेद के बारे में बात की जाए, यहीं पे पूछ लिया जाता है यथोचित में कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। गुण संधि पहचानने का आपको अगर दे दिया जाए गुण संधि कैसे पहचानेंगे आप, तो आ के बाद ई हो या ए उ हो, ओ या री हो, अर हो, तो इस गुण संधि कहते हैं। जैसे देव धन इंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। प्राप्त धन उदक, प्राप्त उगक हो जाएगा। इस तरीके से पहले जो है आ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जा रहा है, जैसे ई हो जा रहा है या ए हो जा रहा है या उ हो जा रहा है। उ का जो है ओ बन जाता है और री का अर हो जाता है, ई का ए बन जाता है। यानी अगर यहाँ पे आ प्लस ई आ जाएगा तो यहाँ पे ए बनेगा, ओ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आ प्लस उ हो जाएगा यहाँ पे तो ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसके अलावा री अगर आ जा रहा है तो अर हो जाएगा, आ प्लस री आ रहा है तो अर नया शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे यथोचित का संधि विच्छेद के बारे में, यथा धन, यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो अंत में जो स्वर है आ है और उ मिलके जो है ओ बन रहे हैं, तो यथोचित नया शब्द जो बन जा रहा है यथोचित बन जा रहा है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यहाँ पे लास्ट में जो है आ स्वर आ रहा है और इसके पहले शब्द में जो है आ स्वर है। तो जब भी दो सेम स्वर एक साथ आते हैं तो वहाँ पे दीर्घ संधि जो है वो बन जाता है। बड़ा हो चाहे छोटा हो, बड़ी हो चाहे छोटी हो, सेम जो आपको स्वर दिखाई देंगे दोनों में वर्ड में, वहाँ पे दीर्घ संधि जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो है विद्याधन अर्थी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नौ धन इक। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाविक का सही संधि विच्छेद 21 में सी वाला ऑप्शन नौ धन इक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नाविक में कौन सा संधि विच्छेद है? तो अयाद संधि विच्छेद है। कैसे पहचानेंगे? अयाद संधि विच्छेद, अयाद जो है वो संधि है और संधि विच्छेद जो है नौ धन इक होगा। जब ए हो या अय हो या ओ हो या औ के बाद कोई स्वर आता है तब ए का अय हो जाता है। यानी अगर ए आ रहा है या अय आ रहा है या ओ आ रहा है या औ के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं औ आ रहा है, औ के बाद जो दूसरा शब्द आ रहा है तो वहाँ पे आव हो जाता है। यहाँ पे आव हो जा रहा है, नया शब्द जो बन जा रहा है तो नाविक हो जा रहा है। इस तरीके से जो है ये अयाद संधि विच्छेद है। अयादि संधि इसके नाविक में जो है अयाद संधि पाया जाएगा। लेकिन संधि विच्छेद की बात की जाए सही जो है वो नौ धन इक है। अगला जो क्वेश्चन है कि व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? वी धन अवधन हार, बी है व्यवधन हार, सी है व्यधन वहार एंड डी है व्यधन वधन हार। तो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर जो है ए है वी धन अवधन हार व्यवहार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए तो राइट आंसर वी धन अवधन हार व्यवहार का सही संधि विच्छेद जो है ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? सावधन धान, बी है साधन वधान, सी है साधन अवधान और डी है साधन अवधान। तो राइट आंसर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, साधन अवधान। तो सावधान हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, तो सावधान में अगर संधि विच्छेद की बात की जाए दीर्घ संधि है, यहाँ पे आ है यहाँ पे आ है तो ये दोनों मिलके आ बड़ा आ बन जा रहे हैं। तो सावधान नया शब्द जो है वो बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में जो पूछा जा रहा है कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन है महत प्लस ऋषि, बी है महान धन ऋषि, सी है महाधन ऋषि एंड डी है महाधन ऋषि। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है महाधन ऋषि, वो महर्षि का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे गुण संधि जो है वो आपको देखने को मिलेगा, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि जैसे सुरेंद्र हो गया, सुरधन इंद्र, अन्य जो भी आपके ऑप्शन है महाधन उत्सव महोत्सव, तो ये सभी जो है आपके गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद जो है महाधन ऋषि राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ए धन नि धन चल, बी है निस धन चल, सी है निस धन चल एंड डी है निह धन अचल। तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर जो है निह धन चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद जो है निह धन चल, ए वाला ऑप्शन जो दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा। तो निह धन चल यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगर संधि जिस शब्द में विसर्ग का चिन्ह दिखाई दे वहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है और इसका सही संधि विच्छेद जो है निधन चल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? चार ऑप्शन दिए गए, सद धन धर्म, बी है सद धन अर्धन, सी है सधन ध्वन एंड डी है सत धन धर्म। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ए वाला मांगे टिक करेंगे सद धन धर्म, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन है ना कि ए वाला ऑप्शन सत धन। यहाँ पे अगर सत धन का सही विच्छेद करेंगे सत धन धर्म तो यहाँ पे जाके जो है वो सद्धर्म बन जाएगा।
ये जो है ता जो है वो तीसरे पद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सद्धर्म का सही संधि विच्छेद जो है वो डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में टकरार हो गई, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, डी बच्चे ने कहा पापा आ गई। यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, राह चलते दोनों में टकरार हो गई। राह चलते दोनों में टकरार हो गई शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य विकल्पों का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए दिया गया था, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो दिए गया है वो सही है, ये शुद्ध है। बाकी ये तीनों जो है वो अशुद्ध हैं। इनका सही शुद्ध रूप जो होगा वो हो जाएगा इस तरीके से, आयुष और ऋचा बाजार गए, यहाँ गई नहीं होगा, गए हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो दिया गया है सी, इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, यहाँ स्त्री नहीं होगा, लेखिका से ही आपकी स्त्रीलिंग का बोध हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये गलती जो अशुद्धि थी वो स्त्री ऐड कर दिया गया था, एक स्त्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसको शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तो इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है। और चौथा जो दिया गया, तो बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गई, यहाँ गई नहीं होगा, गए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये शुद्ध वाक्य हो सकता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पीजिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सी है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। डी है बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर जो है शुद्ध वाक्य यहाँ पे ऑप्शन आपको चयन करना है। तो गंदा पानी उबाल कर पिए, ये जो वाक्य दिया गया है वो शुद्ध है। बाकी तीनों जो आपके नीचे दिए गए हैं वो अशुद्ध है। ये तीनों वाक्य जो है आपके अशुद्ध के अंतर्गत आते हैं। और ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है ए वाला ऑप्शन वो आपका सही ऑप्शन है। अगर इसको हम शुद्ध रूप में लिखें, क्वेश्चन नंबर 28 में पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तो इसका सही अगर शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तो पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया नहीं, दी, यहाँ पे दी हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तीसरा जो है यमुना का पानी प्रदूषित है, यहाँ पे यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। तो प्रदूषित आपने लिख दिया तो गंदा हो ही गया, वहाँ पे आपको गंदा शब्द जो है वो ऐड नहीं करना था। तो यहाँ पर हो जाता पानी जो यमुना का पानी है वो प्रदूषित है, ये आपको गंदा और ये दो शब्द यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यमुना का पानी जो है वो प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, लोग नहीं लगेगा यहाँ पे, बच्चे जो हैं, और बच्चा नहीं होगा, बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में ए वाला ऑप्शन जो शुद्ध वाक्य चयन किया करने के लिए दिया गया था, ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। सी है हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। डी है मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में ए वाला ऑप्शन जो अगर हम बात करें तो राइट आंसर है सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ये वाक्य जो है वो शुद्ध है। बाकी और भी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये अशुद्ध शब्द हैं, वाक्य हैं। तो इनमें अगर हम इनको शुद्ध रूप में लिखें, जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं है, बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ती नहीं होगा, बढ़ता है। और हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं नहीं होगा, यहाँ पे हरा हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं हो जाएगा, हरा नहीं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते। मेरे घर में आपका स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारी नहीं आपका स्वागत है, ये लिखा जाएगा यहाँ पे आपका स्वागत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शुद्ध वाक्य हो सकते थे, लेकिन इन तीनों में जो है अशुद्धियाँ हैं। जो शुद्ध वाक्य है वो आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। यह आदमी सबकी राज जानता है। डी है बीज अंकुरित होने वाली है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो भी क्वेश्चन और है उनको ऐड करते हुए इसको आप लोगों का आंसर जो है इस क्वेश्चन का उसमें बताएंगे। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और जो भी कुछ डाउट है या कुछ भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा,
कि सिर्फ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही करा जाए, या डिस्क्रिप्टिव जो भी जैसे हमने बताया उससे संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित कुछ और टॉपिक, तो वो उस तरीके से बताया जाए, या सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ उसका राइट आंसर क्या होगा उसको बताते हुए बढ़ते चले जाएँ। तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कैसे आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। और चलिए मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना वीडियो जो भी है उसको तैयारी अच्छे से करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।